नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 8 सितंबर 2025 के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सॉरी मेरे साइड से कल स्किप हो गया था, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। तो आज हम वो 8 सितंबर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर GST 2.0 विच टैक्स स्लैब्स वर अबॉलिश्ड इन सितंबर 2025। तो अभी जो GST 2.0 आया है उसमें कौन से स्लैब्स को अबॉलिश किया गया है? तो ऑप्शंस आर 5%, 28%, 12%, 18%, 5%, 18%, 12%, 28%। तो ये आप सभी को पता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इज 12%, 28%। द GST काउंसिल स्क्रैप 12% एंड 28% स्लैब इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू 40% रेट। तो अभी कौन सा रेट आया? न्यू 40% रेट आया लग्जरी एंड इन गुड्स के लिए। द रिफॉर्म एम्स टू सिंप्लीफाई GST स्ट्रक्चर, रिड्यूस रेट्स ऑन एसेंशियल आइटम्स, बेनिफिट FMCG एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और बैलेंस करता है रेवेन्यू को ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स के साथ अंडर इंडियाज 2025 GST पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट अवार्ड वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन सितंबर 2025। तो देखो, ये आपको नाम से समझ आ रहा है, भोगेश्वर बरुआ ये किसी ट्राइबल के नाम पे है। मतलब अपन ट्राई करते हैं सोचने का कि इस टाइप के सरनेम के लोग किधर रहते हैं। तो राजस्थान, आसाम, सिक्किम, उड़ीसा। तो देखो, मैं ना इसका आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि बेज बरुआ कमेटी बनी थी जब अपन आसाम अकॉर्ड वगैरह पढ़ते उस टाइम अपन पढ़ते बेज बरुआ कमेटी। तो उससे आप रिलेट कर पाओगे कि बेज बरुआ जो थे, फिर बरुआ से रिलेट करो तो आसाम। तो करेक्ट आंसर इज आसाम। द आसाम ओलंपिक एसोसिएशन लॉन्च द भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड टू ऑनर आसाम्स फर्स्ट एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है एनुअली, और ये रिकॉग्नाइज करता है स्पोर्ट्स पर्सन को नेशनल और स्टेट लेवल्स पे। जो 2025 के अवार्डीज़ हैं वो मनु भाकर, सुनील छेत्री, लवलीना बोरगोहेन एंड दीपांकर भट्टाचार्य, हाईलाइटिंग आसाम्स एफर्ट्स टू प्रमोट स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड्रयू हॉलनेस वॉज री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कैरेबियन नेशन इन सितंबर 2025। तो सितंबर 2025 में एंड्रयू हॉलनेस को कहाँ का प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट किया गया था? तो ऑप्शन इज क्यूबा, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, बारबाडोस एंड जमाइका। तो सही आंसर क्या है? जमाइका। तो इनको जमाइका का प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट किया गया, और उनके लीडरशिप में हिज लीडरशिप इज क्रेडिटेड विद अ 43% फॉल इन किलिंग्स। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किलिंग्स होती थी, तो उसमें कमी आई थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु रिसीव द प्रोफेसर VK गोकक अवार्ड 2025 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर। तो लिटरेचर के में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोफेसर VK गोकक अवार्ड किसको मिला? तो ऑप्शंस आर आनंद V पाटिल, विक्रांत सिन्हा, मोहन मिश्रा और अनंत विक्रम सिंह। तो करेक्ट आंसर इज आनंद V पाटिल। तो आनंद V पाटिल received the Professor VK Gokak Award in Bangalore for his contribution to Kannada and children's literature। और ये किसके नाम पे दिया जाता है? प्रोफेसर विनायक कृष्णा गोकक। द अवार्ड ऑनर्स प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इंडियन इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड प्रोटीन P47's रोल एज अ मैकेनिकल चैपेरॉन। तो ऑप्शंस आर IISc बैंगलोर, SNBNSBC कोलकाता, NCL पुणे और CCMB हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर क्या है? SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने पाया कि प्रोटीन P47 एनहांस करता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीपेप्टिसाइड्स अंडर स्ट्रेस। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। हमारे यहाँ प्रीलिम्स वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम आते हैं मेंस के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेंटल हेल्थ हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग एन इंडिविजुअल कंसर्न टू अ शेयर्ड ग्लोबल पब्लिक गुड। डिस्कस दिस व्यू विथ रेफरेंस टू लेटेस्ट WHO फाइंडिंग्स। अब प्रपोज करना है मेजर्स इंडिया कैन अडॉप्ट टू इंटीग्रेट दिस पर्सपेक्टिव इनटू पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क। तो 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहले ये स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है, WHO फाइंडिंग्स को सब्सटैंशिएट करते हुए एक्सप्लेन करना है, और मेजर्स बताना है जो इंडिया इंटीग्रेट कर सकती है इस पर्सपेक्टिव से अपने पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क में। ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली फोकस किस पे है? मेंटल हेल्थ पे। तो वील स्टार्ट विथ मेंटल हेल्थ आंसर में। ठीक है। तो इंट्रो में हम आते हैं कि मेंटल हेल्थ हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग एन इंडिविजुअल कंसर्न टू अ शेयर्ड ग्लोबल पब्लिक गुड। तो ऐसा था कि पहले सिर्फ इंडिविजुअल कंसर्न रहता था, अब शेयर्ड ग्लोबल पब्लिक गुड के फॉर्म में उभर के आ रहा है। बिकॉज मेंटल इल हेल्थ नाउ इम्पोजेज लार्ज क्रॉस सोसाइटल हार्म्स। किसको? हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी को, इकोनॉमिक को, और अक्रॉस सेक्टर्स होता है, और इसके लिए कलेक्टिव और पब्लिक पॉलिसी सॉल्यूशन चाहिए रेदर देन ओनली क्लिनिकल केयर। तो अभी जो रिसेंट WHO की फाइंडिंग्स है, एविडेंस है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो WHO का एविडेंस क्या है मेंटल हेल्थ पे? स्केल की बात की जाए तो ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिव विथ मेंटल हेल्थ कंडीशंस। तो ओवर 1 बिलियन पीपल, देखो कितना स्ट्रॉन्ग डेटा है ये।
बर्डन की बात की जाए तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स है आर अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड सुसाइड इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग द यूथ, और सुसाइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सर्विस गैप्स की बात करते हैं तो लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ है हैव मेजर ट्रीटमेंट गैप्स, इनसफिशिएंट कम्युनिटी बेस्ड केयर है और वेरी लो बजट एलोकेशन है सर्विस में। ठीक है, बजट एलोकेशन बहुत कम है। जितना हमारा हेल्थ बजट है ना उसका भी 0.5% से कम हम मेंटल हेल्थ में देते हैं। सिस्टम्स अप्रोच की बात की जाए तो WHO बोलता है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको प्राइमरी केयर में, राइट्स बेस्ड लॉज में और इंटरसेक्टोरल पॉलिसीज़ में, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग करना पड़ेगा, तब एक प्रॉपरली सिस्टम्स बेस्ड अप्रोच फॉलो कर पाएंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हाई मेंटल हेल्थ इज़ अ ग्लोबल पब्लिक गुड। तो हमको ये देखना है कि ग्लोबल पब्लिक गुड क्यों है मेंटल हेल्थ। तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स है। यदि पुअर पॉपुलेशन मतलब मेंटल हेल्थ यदि ख़राब होती है पॉपुलेशन की तो वो इफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को, इंक्रीज़ करती है हेल्थ केयर कॉस्ट और बर्डन करती है सोशल प्रोटेक्शन को। क्रॉस सेक्टोरल डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल हेल्थ को और इसको एक गवर्नेंस इशू बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इक्विटी और राइट्स की बात करते हैं तो यदि हमको मेंटल हेल्थ फ्रेम करना है एज अ पब्लिक गुड तो हमको इंश्योर करना पड़ेगा यूनिवर्सल एक्सेस और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर इंडिया के करेंट कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो लीगल एंड पॉलिसी बेस, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है जो 2017 का, वो इंपॉर्टेंट है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत का इंटीग्रेशन है और नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है। चैलेंजेस की बात करते हैं तो इसमें क्या चैलेंज है कि फाइनेंसिंग अभी भी इनएडिक्वेट है, वर्क फोर्स शॉर्टेजेस अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं और कम्युनिटी लेवल सर्विसेज आर पैची, सही नहीं है वो। अब हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, थर्ड को पार्ट था ना हमारा कि हमको वे सजेस्ट करना था वे फॉरवर्ड। तो हमको फाइनेंसिंग इंक्रीज़ करना पड़ेगा, रिंग फेंस करना पड़ेगा फंड्स को फॉर मेंटल हेल्थ इन हेल्थ बजट, इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्राइमरी केयर में जिसमें हम इक्विप करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को विद ट्रेन्ड काउंसलर्स और स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स, कम्युनिटी सर्विसेज लाएंगे जिसमें हम एक्सपैंड करेंगे काउंसलिंग को, हेल्पलीनेस को और रिहैबिलिटेशन एट लोकल लेवल, स्ट्रेंथन करेंगे वर्क फोर्स को जिसमें ट्रेन करेंगे आशा वर्कर्स को, नर्सेज को और मिड लेवल प्रोवाइडर्स को, डिप्लॉय करेंगे टेलीसाइकियाट्री, सुसाइड प्रिवेंशन करेंगे सोशल डिटर्मिनेंट्स को जिसमें हम कोऑर्डिनेट करेंगे एजुकेशन, लेबर और सोशल वेलफेयर सेक्टर्स को। तो ये हुआ हमारा बॉडी वाला पार्ट। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में क्या है कि WHO का जो लेटेस्ट एविडेंस है वो हाईलाइट करता है ग्लोबल स्केल इकोनॉमिक कॉस्ट एंड सिस्टमैटिक गैप्स इन मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मेकिंग इट क्लियर दैट दिस इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ प्राइवेट कंसर्न जबकि ये कलेक्टिव पब्लिक गुड है। इंडिया हैज़ अ प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क इन लॉ एंड पॉलिसी बट मस्ट फोकस ऑन फाइनेंसिंग में फोकस करना चाहिए, इंटीग्रेशन इनटू प्राइमरी केयर, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज, डिजिटल इनोवेशन और राइट्स प्रोटेक्शन टू एम्बेड मेंटल हेल्थ फॉर्मली विद इन इट्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और यदि हम इसको सही तरीके से करते हैं तो डूइंग सो विल एडवांस बोथ सोशल वेलबींग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। एग्जामिन करना है हाउ रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन इम्पैक्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न। तो जो रिफॉर्म्स है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वो कैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न को इम्पैक्ट करते हैं, इसको एसेस करना है, इसके सिग्निफिकेंस को इन ड्राइविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और सजेस्ट करना है पॉलिसी मेजर्स टू इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। किसके बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच में। तो क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो रिफॉर्म्स है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, टैक्सेशन चेंजेस में, जैसे रेट्स में, बेस में, स्ट्रक्चर में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस में, जैसे GST, एक्साइज, कस्टम्स, ये इन्फ्लुएंस करते हैं रिलेटिव प्राइजेस को, डिस्पोजेबल इनकम को और मार्केट सिग्नल को। दीज चेंजेस शेप हाउस होल्ड कंजम्पशन चॉइसेस कि कब, किस समय और कैसे चीज़ों को खरीदना है, एंड थ्रू डिमांड एंड कॉस्ट चैनल्स इफेक्ट करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करती है और पॉलिसी मेजर्स भी सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ट्रांसमिशन टू हाउस होल्ड कंजम्पशन, मतलब ये जो रेट में चेंजेस है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न में या कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले प्राइस इफेक्ट। तो जो हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस है रेज रिटेल प्राइजेस, रिड्यूसिंग क्वांटिटी डिमांडेड और कट करते लोअर प्राइजेस को एंड स्टिमुलेट कंजम्पशन। फिर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं तो डिफरेंशियल टैक्स रेट्स है अक्रॉस गुड्स, चेंज रिलेटिव प्राइजेस, शिफ्टिंग कंजम्पशन बिटवीन टैक्स्ड एंड लेस टैक्स्ड आइटम्स। इनकम इफेक्ट की बात करते हैं तो जनरल टैक्स राइज रिड्यूस करता है रियल डिस्पोजेबल इनकम को और लोअर करता है कंजम्पशन को, स्पेशली ऑफ नॉन एसेंशियल एंड ड्यूरेबल्स। टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी टैक्स चेंजेस इन्फ्लुएंस इंटर टेम्पोरल कंजम्पशन और ये टेम्परेरी कट में इंड्यूस शॉर्ट टर्म डिमांड स्पाइक। कंप्लाइंस और फॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सिंप्लीफाइड है, लोअर टैक्स रिजीम लाता है विद स्ट्रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट्स,
और एनकरेज करता है फॉर्मल मार्केट परचेजेस, एक्सपैंडिंग टैक्सेबल कंजम्पशन। अब इसका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कैसे लिंक है वो देखते हैं। तो डिमांड चैनल की बात करते हैं। तो जो सस्टेन्ड कंजम्पशन पैटर्न है, ग्रोथ है, वो रेज करता है फर्म के रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन को, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को, और एनकरेज करता है कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट को। कॉस्ट एंड इनपुट चैनल की बात करते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ऑन कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट इनपुट, वो रेज करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को, डिस्करेज करते हैं इन्वेस्टमेंट को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को, और रिफंड मैकेनिज्म्स लाते हैं। अनसर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो फ्रीक्वेंट और ओपेक टैक्स चेंजेस हैं वो रेज करते हैं पॉलिसी अनसर्टेनिटी, रेज करते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न्स और डेटर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं। जो डिस्टॉर्टिव ट्रेड डिफरेंशियल्स हैं वो मिसडायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को टुवर्ड्स टैक्स फेवर्ड सेक्टर्स रेदर देन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब इसमें हम सजेस्ट क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड। तो एक ब्रॉड बेस होना चाहिए और लोअर रेट्स होने चाहिए जिसमें हम रिड्यूस कर पाए हेडलाइन रेट्स को, वेल रिमूविंग नैरो एग्जेम्पशंस टू लोअर डिस्टॉर्शंस एंड स्ट्रेंथन रेवेन्यू स्टेबिलिटी। प्रोटेक्ट करना है हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जिसमें हम इंश्योर कर सकेंगे टाइमली रिफंड्स, क्रेडिट फॉर कैपिटल गुड्स एंड एक्सपोर्टर्स टू अवॉइड रेजिंग इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स। फिर रूल बेस्ड एडजस्टमेंट्स लाना है जिसमें हम अडॉप्ट करेंगे फिस्कल गार्ड रेल्स, मीडियम टर्म डेट वर्स एंड रेवेन्यू टारगेट्स। सो टैक्स कट्स आर अकम्पनीड बाय क्रेडिबल कंसोलिडेशन प्लान्स। फिर काउंटर साइक्लिकल डिज़ाइन पे फोकस करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे टेम्परेरी टारगेटेड इनडायरेक्ट टैक्स रिडक्शंस, ड्यूरेबल ग्रीन गुड्स और ड्यूरिंग डाउन टर्न्स एंड अनविन्स एंड रिकवरीज। सिंप्लिसिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो मिनिमाइज करेंगे फ्रीक्वेंट रेट चेंजेस को, पब्लिश करेंगे मल्टी ईयर टैक्स रोड मैप्स को जिससे हम रिड्यूस कर सकें अनसर्टेनिटी को। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन में कि जो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स आर पावरफुल टूल्स दैट रीशेप हाउस होल्ड कंजम्पशन और कैटेलाइज कर सकते हैं या हिंडर कर सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए वेल डिजाइंड रिफॉर्म्स हैं ब्रॉडनिंग इन द बेस, प्रोटेक्टिंग इनपुट क्रेडिट्स, ensuring predictability and pairing short-term demand measures with medium-term fiscal discipline can stimulate sustained growth while preserving fiscal sustainability and equity। तो साथ साथ क्या प्रिजर्व करते हैं? फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।